नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। पिछले कई दिनों से यूपीपीसीएस प्री की एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप सभी लोगों के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और ये असमंजस की जो स्थिति है, ये जायज़ भी है क्योंकि आप लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, बड़े मन से आपने प्रिपरेशन करी हुई होती है और जैसे ही ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, एग्ज़ाम की डेट आगे जा रही है, तो कहीं न कहीं जो हमारी निरंतरता है वो टूट जाती है, हमारी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है। तो हम मन लगा कर के जो है जिन चीज़ों पे हमको फ़ोकस करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं कि पहले तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, तो ये कितना आगे जा सकता है, कब तक इसके होने की संभावना है? और आप सभी लोगों के बीच में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि अगर पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, तो क्या आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगा? तो इसमें जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपकी जो कुछ दुविधा है, आपकी जो कन्फ्यूज़न है, वो काफ़ी हद तक यहाँ से दूर हो जाए। सबसे पहली बात है कि जो पीसीएस प्रीलिम्स है, इसकी ज़्यादातर संभावना ये है, मतलब आप 95% से ऊपर ही संभावना ये मान कर के चलें कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने जा रहा है और संभवतः यह जो परीक्षा है, ये दिसंबर के दूसरे सप्ताह के आसपास होगी, ऐसे सुनने में आ रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, पोस्टपोन हो या नहीं हो। तो ये कहना आसान है, हालाँकि मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये कहना बहुत आसान होगा कि आप अपनी कंटिन्यूटी बना कर के रखिए, अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। ये कहना थोड़ा-सा आसान होता है, लेकिन चीज़ें इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होती हैं। लेकिन आपके पास में ऑप्शंस क्या हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या करेंगे बताइए? अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो ठीक है, 2 महीने बाद होगा और नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ों पे दिमाग न लगाते हुए आप ये मान लीजिए जो है वो होना ही होना है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ़ प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप सिर्फ़ तैयारी कर सकते हैं, ये आपके बस में है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, नहीं हुआ, ये आपके बस में नहीं है और ये बिल्कुल सच्चाई है कि ये इस पर आप नहीं कर सकते हैं ज़्यादा कुछ। आप जो कर सकते हैं वो अपने कमरे में बैठ कर के, जहाँ कुर्सी टेबल लगा कर के आप बैठे हुए हैं, आपके सामने 4 किताबें धरी हुई हैं, उनमें जो आप कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। तो कोशिश यही करिए कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो। आपकी जो निरंतरता आपने इतने समय से अब तक बनाए रखी है, वो टूटे नहीं और आने वाले जितना भी समय आपको मिलता है, उसमें आप अपनी पुरानी चीज़ों को, हो सकता है आपने कुछ चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाया हो, तो उसको और धार देने की कोशिश करें, उसको और बेहतर तरीके से काम करने की उस पर कोशिश करें। दूसरी चीज़ आरओ एग्ज़ाम को लेकर के है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि पीसीएस पोस्टपोन हो रहा है और लगभग ये पोस्टपोन होगा ही, ये मान कर के चलिए। अब मैं 95% कह रहा हूँ, तो आप ये मान कर के चलिए लगभग ये पोस्टपोन होना ही है। तो क्या आरओ पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और जहाँ तक ये बात है कि जैसे मैं कह रहा हूँ 95% पीसीएस का एग्ज़ाम जो है, वो आपका दिसंबर के आस-पास जा रहा है। तो ये जो आरओ की जो पहले से ही निर्धारित डेट है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो आरओ का जो पेपर है वो अपनी यथा तिथि के अनुसार होगा। तो जो भी चीज़ें होंगी वो इसी सप्ताह के अंतर्गत, यानी 1 सप्ताह के अंतर्गत आयोग अपने नोटिस वोटिस के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देगा। आपके पास मैंने 100 बातों की एक बात बता दी। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता था, लेकिन आपको पता है कि मेरे चैनल पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ वो चीज़ें डालता हूँ जो आपकी पढ़ाई के काम की होती हैं। आप पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में कभी वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपको इस तरह का कोई वीडियो नहीं मिलेगा, है ना? और मुझे ये क्लास करना था, चारों यारों की रिवीजन सीरीज़ चल रही है, 16 दिन उसके ख़त्म हो चुके हैं, 16 वीडियोज़ अब तक आप तक पहुँच चुके हैं। 17वाँ क्लास था आज, तो मैंने सोचा क्लास स्टार्ट करने से पहले ही उसके बारे में थोड़ा-सा क्लियर आपको कर दूँगा। अलग से एक वीडियो बना कर के आपका समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो आरओ का रिवीजन सीरीज़ हम कर रहे हैं जीएस के लिए, जीएस के साथ-साथ हिंदी का भी रिवीजन सीरीज़ हमारा चल रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देख रहे होंगे। और अगर पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जिनकी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है, वो भी, यानी पीसीएस वाले जो हैं, वो भी इस सीरीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है आरओ, एआरओ हो या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो, दोनों का प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो लगभग एक जैसा है, पेपर का पैटर्न भी लगभग एक जैसा रहता है, क्वेश्चंस का पैटर्न भी लगभग एक जैसा रहता है। तो कहीं न कहीं चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो कहीं न कहीं अगर आपकी तैयारी में कुछ कमियाँ रही हैं, आपने रिवीजन नहीं कर पाया, तो आप इस सीरीज़ के थ्रू अपना रिवीजन जो है वो बेहतर तरीके से
कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाला मालिक है, देखें क्या होगा क्या नहीं होगा। और टीसीएस तो टलना तय है, बाकी आप जो है अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत होने दीजिएगा और अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से करते रहिएगा। ये समझ लीजिएगा 2 महीने का टाइम हमको और मिल गया, तो हम जो चीज़ें कहीं ना कहीं छोड़ कर के आ रहे हैं, जिन चीज़ों पर हमारी पकड़ अच्छी नहीं है, उनको हम थोड़ा सा और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 17वां क्लास है RO GS की रिवीजन सीरीज़ का, और आज के इस क्लास में जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स के साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे, इसके साथ साथ यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स से कुछ अच्छे प्रश्न और अपडेटेड क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखना है, और अगर पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में या जो भी नीडी लोग हैं उनके साथ में इसको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेशी खनिज अधिग्रहण योजनाओं के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल, इसको संक्षेप में कहते हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को हम संक्षेप में क्या नाम देते हैं? काबिल। ठीक है, तो काबिल जो है ये क्या है? ये खान मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम है नाल्को, HCL। ठीक है, इसके अलावा मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी MECL, इन तीनों के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल। तो ये पहला स्टेटमेंट है, ये सही है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कोल इंडिया लिमिटेड विदेश में लिथियम, कोबाल्ट और निकल संपत्तियों के अधिग्रहण को लक्षित करने का काम कर रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत जून 2023 में खनिज सुरक्षा भागीदारी यानी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी संक्षेप में इसको कहते हैं MSP, इसमें शामिल हुआ। भारत किस में शामिल हुआ? MSP में शामिल हुआ, जिससे भारत जो है USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ में इसमें शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? क्रमिक रूप से 14वां देश बन गया है। तो याद रखेंगे, भारत जो है MSP में शामिल होने वाला 14वां देश बन गया है। ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है अपना कि पंचामृत विजन के अंतर्गत, किस विजन के अंतर्गत? पंचामृत विजन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन शमन के लिए भारत की प्रतिबद्धता में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को 500 गीगावाट तक बढ़ाना और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। ये जो टारगेट यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये किस विजन के अंतर्गत हैं? ये पंचामृत विजन के अंतर्गत हैं। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को कितने तक बढ़ाना है? हमको 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। और इसके अलावा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो हमको प्राप्त करना है। चारों के चारों स्टेटमेंट जो है ये सही हैं। चारों के चारों स्टेटमेंट मैंने ऐसे रखे हैं, चारों के चारों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, ये करंट से जुड़ी हुई जानकारी है। आगे देखते हैं सेकंड वाला, RBI ने ब्रिटेन से लगभग कितना सोना अपने घरेलू भंडार में प्रत्यावर्तित करके एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। तो RBI ने ब्रिटेन से कितना सोना जो है अपने घरेलू भंडार में प्रत्यावर्तित किया है? तो ये 100 टन से ज़्यादा है। ठीक है, इसकी एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो नहीं दी गई है, मतलब उसमें एक लमसम अमाउंट दिया गया है कि 100 टन से ज़्यादा है। ये सोने की मात्रा जो है वो 100 टन से ज़्यादा है, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, स्वर्ण भंडारों के बारे में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ये जो है मुद्राओं, लिखतों, जारीकर्ताओं और प्रतिपक्षों के व्यापक मानदंडों के भीतर विभिन्न विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण भंडार का उपयोग करने के लिए जो भी व्यापक कानूनी ढांचा होता है उसको प्रदान करने का काम करता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो एक कानूनी ढांचा होता है, कौन तैयार करता है या किस अधिनियम के तहत ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं? तो ये RBI एक्ट 1934 के तहत तैयार की जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप याद रखिएगा। मार्च 2024 के अंत तक RBI के पास में कितना सोना था? 822.10 टन। ठीक है, मार्च 2024 के अंत तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में 822.10 टन सोना था, जिसमें से 408.31 टन घरेलू स्तर पर संग्रहित है, मतलब हमारे डोमेस्टिक लेवल पर ये हमारे पास है। और जो शेष 413.79 टन सोना है वो अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसी विदेशी संस्थाओं के पास में जमा है।
यानी सोने पर अधिकार तो आरबीआई का है, इंडिया का ही है, जो कि कितना है 822.10। ये डेटा मार्च 2024 के लास्ट तक का है। इसमें से जो हमारे घर में मौजूद है वो है 408.31 टन, और बाकी का जो बचा हुआ है 413.79 टन सोना, ये अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड में है और कुछ आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अप्रैल 2024 तक भारत के मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार जो कि कितना है 648.562 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये क्या है, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार है वो है, इसको याद रखेंगे 648.562 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है मौजूदा। ठीक है, अप्रैल 2024 तक का ये डाटा है। तो इसमें सोने की हिस्सेदारी कितनी है, तो वो है 54.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा उन शीर्ष 5 केंद्रीय बैंकों में शामिल है जिनके द्वारा सोने की क्या की जा रही है, खरीदारी की जा रही है। तो वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 टन सोना खरीदा था, और वित्तीय वर्ष 2023 में आरबीआई ने 34.22 टन सोना, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022 में 65.11 टन सोना, और वित्तीय वर्ष 2024 में 19 टन सोना खरीदा। ठीक है, तो 2024 में आरबीआई के द्वारा कितना सोना बाई किया गया, कितना सोना खरीदा गया, तो इसकी मात्रा थी 19 टन। 2023 में इन्होंने 34.22 टन जो है गोल्ड बाई किया, और ये जो 100 टन से ज़्यादा लाने का जो यहाँ पर काम चल रहा है, ये जो है ये भारत का ही सोना है जो विदेशी बैंकों से मंगाया जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तो 2023 में भारत में इस्पात यानी कच्चे इस्पात के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। तो कच्चे इस्पात का जो कुल उत्पादन है ये कितने मिलियन टन रहा है 2023 में, तो ये भारत का जो कुल प्रोडक्शन रहा है कच्चे इस्पात का वो रहा है 125.32 मिलियन टन। ठीक है, 125.32 मिलियन टन। वर्ष 2023 में भारत में इस्पात का कुल उत्पादन ये कच्चे इस्पात के संदर्भ में है 125.32 मिलियन टन, और जो प्रोसेस्ड या फिनिश्ड स्टील है जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली बनाया हुआ स्टील है उसका प्रोडक्शन जो रहा है वो 121.29 मिलियन टन रहा है। इस्पात विश्व में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक मानी जाती है। लोहा और इस्पात उद्योग जो है ये अन्य उत्पादक उद्योगों का एक कह सकते हैं आधार माना जा सकता है, इसको बॉटम लाइन प्रोड्यूसर इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो अन्य उद्योग हैं उनमें जो भी मशीनरी का निर्माण है, जो भी उपकरणों का निर्माण है वो जनरली इस्पात और लोहे से बनाए जाते हैं। तो ये जो है अपने आप में जो इस्पात और लोहा उद्योग है ये अपने आप में तो एक उद्योग है ही, एक बड़ा सेक्टर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरे उद्योगों के लिए, अन्य इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक बॉटम लाइन प्रोड्यूसर का काम करता है। इस्पात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात करें तो देश की जो हमारी जीडीपी है उसका 2% हिस्सा जो है वो इस्पात का जो प्रोडक्शन था, और इसका जो कुल मूल्य था उसके कुल मूल्य जो था वो पूरी जीडीपी का लगभग 2% के आसपास था। उत्पादक राज्यों की बात करें तो भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्यों में उड़ीसा जो है सबसे अग्रणी राज्य है, इसके बाद में झारखंड का नाम आता है, इसके बाद में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल भी इस्पात के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़, ये 3 प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्य हैं भारत के। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार जो हमारा राजकोषीय घाटा है ये जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये 4.9% रहने का अनुमान है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारी ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बजट अनुमान 2024-25 का जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5% से नीचे लाने का है। वर्ष 2026-27 से हर वर्ष जो हमारा राजकोषीय घाटा है इसको इस प्रकार रखे जाने के बारे में विचार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो ऋण है वो जीडीपी के परसेंटेज के सापेक्ष लगातार कैसा होता रहे, कम होता रहे। संशोधित अनुमान 2023-24 की बात करें तो कुल व्यय जो था वो 44,90,486 यानी 44,90,486 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया। इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनंतिम वास्तविक
में कुल व्यय की बात करें तो ये 44,42,542 करोड़ था। ठीक है, यानी जो अनुमान लगाया गया था कुल खर्चे का वो था 44,90,486 करोड़, लेकिन वास्तविक जो कुल खर्चा हुआ था वो 44,42,542 करोड़ के आसपास था। ठीक है, सॉरी। बजट अनुमान 2024-25 की बात करें तो इसमें जो कुल व्यय है वो अनुमान कितना लगाया गया है, तो वो 48,20,512 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। और इसमें से पूंजीगत व्यय कितना है, यानी ये जो 48,20,512 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया है, इसमें से अगर हम पूंजीगत खर्चे को निकालें तो ये 11,11,111 करोड़ है, जो कि अगर जीडीपी के सापेक्ष इसको कैलकुलेट करें तो ये जीडीपी का 3.4% है। पांचवा प्रश्न है, बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर को, ठीक है, कारपोरेट जो टैक्स रेट है उसको कितने प्रतिशत करने का प्रपोजल किया गया है बजट 2024-25 में। ठीक है, विदेशी कंपनियों पर जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है इसको 35% करने का जो है प्रस्ताव किया गया है। तो ये पहले कितना हुआ करता था, विदेशी कंपनियों पर जो कॉरपोरेट टैक्स रेट था ये 40% हुआ करता था, लेकिन बजट 2024-25 में इसको घटा करके 35% करने का प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए तथाकथित बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। ये एंजल टैक्स क्या होता है, ये एंजल टैक्स उस कर को संदर्भित करता है या उस कर के बारे में बताता है जिसे सरकार, जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं या जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके द्वारा जो फंडिंग जुटाई जाती है उस फंडिंग पर ये एंजल टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, और ये कब लगाया जाता है कि उनका जो वैल्यूएशन है, उनका जो मूल्यांकन है कंपनी के उचित बाजार मूल्य से ज़्यादा है। जो फंडिंग उन्होंने जुटाई है स्टार्टअप्स ने या जो भी नॉन लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन्होंने जो फंडिंग जुटाई है उस पर जो टैक्स लगता है वो एंजल टैक्स होता है। इसको भी समाप्त करने का प्रस्ताव बजट 2024-25 में किया गया है। आईएमएफ द्वारा भारत के लिए महंगाई दर को 2025 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है, तो आईएमएफ ने ये अनुमान लगाया है कि 2025 में भारत के लिए जो महंगाई दर है वो 4.2% के आसपास रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा ये 2025 के लिए है, 2024 के लिए अनुमान जो व्यक्त किया गया था वो 4.6% था। ठीक है, और 2025 में 4.2%। ये महंगाई दर किसने व्यक्त करी है, ये आईएमएफ के द्वारा व्यक्त की गई है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई दर 6% से कम रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पॉलिसी रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा है, तो 2023-24 में मौद्रिक नीति समिति जो है उसने पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% के रेट पर रखा है। मौद्रिक नीति समिति या जो एमपीसी होती है इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 में, जो कि आपका एक प्रश्न में दे रखा था कि जो पॉलिसी रेपो रेट है इसको जितना पहले था 6.5%, ये पहले भी था, इसी को जो है यथावत रखा है। भारत का जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र है वो चीन के बाद में दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के रूप में उभरा है। ये जानकारी भी आपको यहाँ से याद रखनी है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति किस पायदान पर है, तो भारत का स्थान है इसमें 38। ठीक है, भारत 38वें स्थान पर है। कौन से सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पे, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात हो रही है। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया के 139 देशों में भारत की स्थिति विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में ये 6 जो है स्थान बेहतर हुई है। भारत की स्थिति 2018 में 44वें स्थान पर थी, 44वीं रैंक थी इंडिया की, जो कि 2023 में जो है कितनी हो गई है, ये 38वें स्थान पर पहुंच गई है। 6 स्थानों का जो है भारत को फ़ायदा हुआ है। वैश्विक वस्तु एवं सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वैश्विक वस्तु निर्यात में देश की हिस्सेदारी की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये 1.8% रही थी, और 2016 से वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ये हिस्सेदारी औसतन 1.7% रही थी। भारत के सेवा निर्यात में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में $341.1 बिलियन के आसपास रही। इस वृद्धि का कारण क्या था, मुख्य रूप से जो हमारा आईटी सेक्टर है या सॉफ्टवेयर सेक्टर है, और इसके अलावा जो अन्य व्यापार सेवाएं थी, इनकी वजह से ये ग्रोथ जो है वो देखी गई।
भारत वैश्विक स्तर पर विदेशों से सबसे ज़्यादा धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश रहा, जो 2023 में 120 बिलियन डॉलर की सीमा को भी पार कर गया। यानी भारत जो है ग्लोबली अगर देखा जाए तो विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कहाँ भेजा गया, भारत में भेजा गया। ठीक है, तो भारत इस क्रम में जो है वो सबसे ज़्यादा विदेशी प्रेषण प्राप्त करने वाला देश रहा। विदेशी प्रेषण का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का कोई भी सिटीजन है वो भारत के बाहर किसी देश में जॉब कर रहा है और वहाँ से पैसा वो अपने देश में भेजता है। तो इस तरीके जो प्रेषण है, इसके अलावा भी कुछ अन्य सोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके से जो भी पैसा विदेश से भारत में आता है तो वो विदेशी धन प्रेषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें 120 बिलियन डॉलर की जो एक लिमिट थी उसको भी क्रॉस कर दिया है इंडिया ने। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी ऑयल पाम ऑयल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसके तहत किस वर्ष तक घरेलू पाम तेल उत्पादन को 0.35 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से बढ़ा करके 1 मीट्रिक टन के आसपास करना है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। ठीक है, और ये मिशन का नाम आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। इसके तहत जो हमारा मौजूदा प्रोडक्शन है 0.35 मिलियन टन, ये हमारा जो मौजूदा प्रोडक्शन हो रहा है पामोलिन ऑयल का, इसको बढ़ा करके 1 मीट्रिक टन तक ले जाना है। कब तक ले जाना है? 2030 तक ये लक्ष्य है, याद रखेंगे। वर्तमान में भारत लगभग 14 मीट्रिक टन खाद्य तेल का आयात करता है, ये खरीदना पड़ता है हमको बाहर से। और चालू तेल वर्ष जो कि अक्टूबर से सितंबर चलता है, इसमें पाम ऑयल, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल, ठीक है, ये वैश्विक कीमतों में इनमें भारी गिरावटें आई। इसके कारण आयात जो है रिकॉर्ड 17 मीट्रिक टन पहुंचने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई थी। लगभग 8 मीट्रिक टन पाम तेल जो है इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है। और सोया और सूरजमुखी जैसे जो अन्य तेल हैं ये कहाँ से आते हैं हमारे देश में? ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूक्रेन और रूस जैसे देशों से आयात किए जाते हैं। अगले 3 वर्षों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में पाम का पौधारोपण करके भारत का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है और जो हमारी निर्भरता है बाहर से तेल खरीदने पर, उस निर्भरता को कम करना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जो हैं ये प्रमुख पाम तेल उत्पादक राज्यों में आते हैं, जो कुल उत्पादन का 98% हिस्सा रखते हैं। भारत में जितना भी पामोलिन ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला से होता है। वर्तमान में भारत अपनी घरेलू खाद्य तेल खपत का 44% उत्पादन करता है। यानी जितनी तेल की खपत भारत में होती है, ठीक है, जितना हम कंज्यूम करते हैं उसका हम केवल 44% यानी आधे से भी कम जो है हमारे यहाँ पर पैदा होता है। बाकी का जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। घरेलू उत्पादन में जो हमारा टोटल ऑयल प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो सरसों की है, 40%। टोटल प्रोडक्शन में 40% हिस्सा जो है वो सरसों का है, 24% जो है वो सोयाबीन का है, 7% मूंगफली का 7% है। इसके अलावा जो अन्य तेल हैं वो जो है थोड़े थोड़े हिस्से में उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, पाम ऑयल और इसके उपयोग क्या हैं? पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति ऑयल है। जो पाम यानी ताड़ का जो पेड़ होता है, फल जो होता है मेसोकॉर्प, फल का जो मेसोकॉर्प होता है यानी लाल रंग का जो गूदा होता है ताड़ के फल का, उससे जो है ये पामोलिन ऑयल प्राप्त होता है खाद्य तेल के रूप में। इसके अलावा इसको जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, उनमें प्रोसेस्ड जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो सारे केक, चॉकलेट, स्प्रेड, साबुन, शैम्पू और जो भी सफाई उत्पाद होते हैं, इनके अलावा बायो फ्यूल जो होते हैं, इन सभी चीज़ों में पामोलिन ऑयल का यूज़ होता है। वैसे ये खाने में थोड़ा सा कह सकते हैं इसको, ये खाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं माना जाता है और इस पर खाने पर इसको मतलब यूज भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे देशों में इस पर बैन भी लगा दिया गया है। बहुत सारे देशों ने तो सरसों के तेल पर भी बैन लगा रखा है, लेकिन सरसों का काफ़ी हद तक ठीक है, हम तो प्राचीन समय से ही इसको यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन पामोलिन ऑयल इज़ नॉट बेटर, ये ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, आप लोग जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, नमकीन वगैरह खाते हैं या तली हुई चीज़ें खाते हैं जो पैकेज्ड हैं, उनमें आप देखेंगे उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें देखेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले ऑयल वाले सेक्शन में आपको पामोलिन ऑयल ही मिलेगा। तो इसी वजह से बोलते हैं कि बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड है वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें पामोलिन ऑयल होता है। ठीक है, अगला है, यहाँ से देखते हैं, ये एक और रह गया यहाँ से, बायोडीजल बनाने में बायोडीजल बनाने में कच्चे पाम ऑयल के उपयोग को जो है ग्रीन डीजल ब्रांड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 10वां प्रश्न है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है और कारण क्या दे रखा है?
राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर के सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्चे पूरे करना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि राजकोषीय जो घाटा होता है ये बजटीय घाटे से बड़ा होता है। और आज के राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि सरकार के पास पैसे की कमी है और सरकार को कुछ पैसा कहीं पर पे करना है, इसके अलावा सरकार को अपने खर्चों को भी मैनेज करना है, तो वो सारे खर्चे उसकी जो भी आमदनी है उसमें से नहीं हो पा रहे हैं तो वो आरबीआई से उधार लेता है और अपनी देयताओं को पूरा करता है, इसके अलावा अपने खर्चे को भी मैनेज करता है। तो ये जो पैसा कहीं न कहीं हमारी एक तो गवर्नमेंट की इनकम हो गई, जो भी रेवेन्यू वगैरह गवर्नमेंट के पास आ रहा है तो वो उसकी इनकम है, और जो वो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट उसमें से उसका खर्चा पूरा हो नहीं पा रहा है रेवेन्यू में से, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसे बाहर से लेना पड़ रहा है अपनी उधारियों को चुकाने के लिए या इसके अलावा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, वो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही रूप से व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे ये इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन के प्रश्न थे। अब यहाँ से यूपी स्पेशल देखते हैं। स्थान दे रखे हैं और उन स्थानों पर जो कुछ स्मारक हैं या कुछ अवशेष बचे हुए हैं, भग्नावशेष बचे हुए हैं, वे कहाँ कहाँ हैं। तो घोषिताराम मठ जो है ये उल्टा लग गया है, वैसे है सीधा ही, लेकिन ये इसको इधर लिखना था, मुझे इसको इधर लिखना था। हो जाती है कभी कभी थोड़ी बहुत, कभी कभी देखिए सारी चीज़ें मैं ही अपने हाथ से इसको टाइप करता हूँ तो कभी कभी ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। और मतलब एक टीम होती है रिव्यू करने के लिए, हमने चीज़ों को सिलेक्ट किया, फिर टाइप किया, फिर उसको एक टीम बैठी हुई है, फिर उसको रिव्यू कर रही है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ और अकेला ये सारा कुछ जो आपके लिए यहाँ से मिल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे टाइप करनी पड़ती हैं। तो कभी कभार अगर कोई मिस्टेक हो जाया करे तो उसको ज़रूर बताया कीजिए कमेंट सेक्शन में। हालांकि ये मिस्टेक नहीं है, बस ये जो पोर्शन है ये वाला स्मारक वाला पोर्शन इधर रखता और ये स्थान वाला पोर्शन इधर रखता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है ये। ठीक है, तो घोषिताराम मठ जो है ये कहाँ पे है, ये कौशाम्बी में है। रामाभर स्तूप ये आपका कुशीनगर में है। धमेक स्तूप ये आपका सारनाथ में है। और सहित महित ये आपका कहाँ पे है, श्रावस्ती में है। इनको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए को निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। दूसरा कथन है कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, यानी भारत के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और तीसरा है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश जो है चावल का उत्पादक सबसे बड़ा नहीं है पूरे देश में, तो ये कथन गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद में ये दूसरा स्थान रखता है। तो दिए गए कथनों में से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में केवल पहला दूसरा ही सही है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है सर, ये रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है, रामपुर में है। इसके अलावा कुछ और नक्षत्रशालाएँ हैं, उनके नाम भी आप यहाँ से देख लीजिए। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये आपकी गोरखपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। और भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपका कहाँ पे है, रामपुर में है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देने की जब भी बात आती है तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर किसी प्रश्न की व्याख्या मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ तो आप उसका अर्थ ये लगाएंगे, या तो उस प्रश्न के बारे में पहले बताया जा चुका है या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ संस्थानों के नाम हैं और ये इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे, ये कहाँ कहाँ ये स्थित हैं, ये आपको यहाँ से देखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान जो है ये लखनऊ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। निराला आर्ट गैलरी की बात करते हैं तो ये प्रयागराज में है। और आरजी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये आपका कहाँ पे है, रायबरेली में। आरजी मीन्स राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी ये आपका रायबरेली में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पता नहीं चल पाता है कौन सा क्वेश्चन हो गया। तो जो पारीछा बांध है ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख बांध परियोजनाओं के नाम भी आपको यहाँ से याद रख लेने, जैसे हिंडन बैराज जो है ये कहाँ है, ये गाजियाबाद में है। और किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। नरौरा बैराज की बात करते हैं तो ये अलीगढ़ में है, गंगा नदी पर ही है। लवकुश बैराज ये गंगा नदी पर ही है, कानपुर में है। अफजलगढ़ बैराज को अगर हम देखेंगे तो ये रामगंगा नदी पर है, कहाँ पे है, किस ज़िले में है, बिजनौर में है। हरवली बैराज देखेंगे तो ये भी रामगंगा पर है, बिजनौर ज़िले में।
मेजा जलाशय ये महत्वपूर्ण है, ये मिर्ज़ापुर में बेला नदी पर है। और कन्हार बांध की अगर हम बात करें तो ये कन्हार नदी पर है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। राजघाट बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है, उस जिले में है, ललितपुर में है। माता टीला, राजघाट ये दोनों याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। माता टीला ये झांसी में है, बेतवा नदी पर। पथराई भी महत्वपूर्ण है, पथराई बांध भी पूछा जा चुका है, ये झांसी में है, पथराई नदी पर। सपरार बांध की बात करें तो ये सपरार नदी पर झांसी में है। मौधा बांध हमीरपुर में है, बिरमा नदी पर। अहरौरा बांध महत्वपूर्ण है, ये वाराणसी में है, गरई नदी पर। और अर्जुन बांध की अगर हम बात करें तो ये महोबा में पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, बांध परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, उसमें से कुछ मैंने चुनिंदा ही यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। सोचिए, कुछ सोचिए तो उसे सुमेलित करना है। कुछ औद्योगिक संस्थानों के नाम हैं और वे कहाँ पर अवस्थित हैं। जैसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये रायबरेली में है, बहुत पुराना प्रश्न है ये। और इसमें से बदल बदल के या एक एक इसमें से लेकर के काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं, काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है ये प्रश्न। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना जो है वो कहाँ पे है, फूलपुर में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐतिहासिक इमारतों के नाम दे रखे हैं और वे कहाँ पे स्थित हैं। 84 गुंबद की बात करें तो ये जालौन में है। जामा मस्जिद आपका मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप जो है ये कुशीनगर में है। और कामतगिरी पर्वत ये आपका कहाँ पे, चित्रकूट में है। कुछ लेखकों के नाम हैं और उनके उपनाम क्या क्या हैं, उनको किस किस उपनाम से बुलाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश के ही लेखक हैं, ये आपको यहाँ से बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला भी कहा जाता है। रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन भी कहते हैं। और इसके अलावा धनपत राय श्रीवास्तव, ये किसका नाम था, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था, क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इनको व्योमकेश वैद्यनाथ मिश्र और 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा जाता है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम आपने सुना होगा, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो था व्योमकेश वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। और इनको 20वीं सदी का, 20th सेंचुरी का इनको बाणभट्ट भी कहा जाता है। रामविलास शर्मा को अगिया बैताल कहा जाता है। इसके अलावा इनको निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम भी आपने सुना होगा, इनको सुकवि, किंकर, ठीक है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, नियम नारायण शर्मा और कल्लू अलहैत के नाम से भी जाना जाता है। किस किस इतने सारे नामों से किसको जाना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है। इनको नियम नारायण शर्मा, कल्लू अलहैत, भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किंकर के नाम से जाना जाता है। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, ये वास्तविक नाम था मिर्ज़ा गालिब का, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब नाम से ये अपनी जो भी शायरी हुआ करती थी या गज़लें हुआ करती थी या शेर वगैरह जो हुआ करते थे इनके, वो लिखा करते थे। वास्तविक नाम इनका क्या था, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। और ये यहाँ पे कुछ हवाई अड्डों के नाम हैं, ये किस किस नगर में। अमोसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा ये आपका कानपुर में है। और खेरिया हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ पे है, आगरा में है। कुछ झीलों के नाम हैं। सौज झील ये कहाँ पे है, आपको यहाँ से ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से। सौज झील जो है ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, मैनपुरी में पड़ती है। सेखा झील जो है ये अलीगढ़ में है। बखीरा झील आपकी संत कबीर नगर में है। सरसई झील ये आगरा में नहीं है। सरसई झील जो है ये कहाँ पे है, आपकी इटावा में है, ठीक है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य प्रमुख झीलें हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कीठम जो है ये सूर सरोवर ये आगरा में है। फुलर झील जो है ये आपका पीलीभीत में है। बड़ा ताल जो कि एक गोखुर झील है ये आपका कहाँ पे है, शाहजहाँपुर में। लक्ष्मी ताल जो है ये झांसी में है। बरुआ सागर झील ये अभी आपका झांसी में पड़ती है। मदन सागर, कीर्ति सागर, विजय सागर, बेला सागर, ये सारे जो सागर वाली झीलें हैं ये कहाँ पे हैं, आपकी महोबा में हैं। देवरिया ताल ये कन्नौज में है। औंधी ताल वाराणसी में है। मोती झील और बल्हापारा झील ये आपकी कहाँ पे हैं, कानपुर में है। इसके अलावा रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल ये दोनों गोरखपुर में हैं। और राजा ताल भोजपुर और लौंदी ताल ये आपकी कहाँ पे हैं, सुल्तानपुर में है। राधा कुंड ये आपके कहाँ पे पड़ती है, मथुरा में पड़ती है। चितौरा झील की बात करें या प्रयाग झील की बात करें, ये दोनों झीलें बहराइच में हैं। दरबान और भरत कुंड झील अयोध्या में है। नवाबगंज झील जो है ये आपकी कहाँ पे है, उन्नाव में है। इसके अलावा दाहर और भिजवान झीलें जो हैं ये कहाँ पे पड़ती हैं, आपकी हरदोई में पड़ती हैं। सरसई, नावर और भाखा झील इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
ये जो सरसई नावर और भाखा झील है ये इटावा में है। सीताकुंड और चक्रकुंड जो है दोनों कुंड ये कहाँ पे हैं? सीताकुंड और चक्रकुंड ये आपके सीतापुर में है। अलवारा झील कौसाम्बी में है। शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में, ये महत्वपूर्ण है, शुक्रताल याद रखेंगे। अब यहाँ से जो आपके प्रश्न शुरू होते हैं ये कृषि से जुड़े हुए प्रश्न हैं, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। निम्न में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? अब फसलें दे रखी हैं आपको सामने, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल। तो इसमें तिल की जो फसल है, तिलहन फसल तिल जो है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में तेल पाया जाता है। तो तिलहन में जो तेल की मात्रा है उनका प्रतिशत यहाँ पे देखेंगे, नारियल में लगभग 60% के आसपास तेल होता है, तिल में 50% के आसपास होता है, अरंडी में 35 से लेकर के 58% के आसपास, कुसुम जो होता है इसमें 24 से 36% के आसपास, सूरजमुखी में 45 से 50% के आसपास और सोयाबीन में 20% के आसपास तेल जो है वो निकलता है। अब यहाँ पे नारियल में ज़्यादा है, तो नारियल यहाँ पे क्योंकि हमारे ऑप्शन में नहीं है तो नारियल से कम क्या है? तिल। तो तिल जो है इन चारों फसलों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल मात्रा वाली फसल है, इस वजह से आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ से राइट हो जाता है। 22वां प्रश्न है, कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया और इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? तो तंबाकू, कोको और रबड़ जो पादप हैं ये जो है नवीन विश्व में यानी न्यू वर्ल्ड में इनको खेती के काबिल बनाया गया और प्रचलन इनका काफ़ी पुराने समय में ही शुरू हो गया था। जैसे यहाँ से देखते हैं इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। तंबाकू, कोको और रबड़ ये जो है मध्यकालीन या प्रारंभिक आधुनिक युग के अंत में यूरोपीय लोगों के माध्यम से भारत आए, इसलिए इन पादप समूह को नवीन विश्व या न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया और इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। इन सभी की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? साउथ अमेरिका में हुई और इस प्रक्रिया को कोलंबियन एक्सचेंज कहा गया। कोलंबियन एक्सचेंज क्यों कहा गया? कोलंबियन एक्सचेंज जो है कहीं ना कहीं संदर्भित करता है क्रिस्टोफर कोलंबस को, ठीक है। यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका और प्राचीन विश्व के बीच में पादपों, पशुओं, संस्कृति, मानव आबादी, टेक्नोलॉजी, बीमारी और विचारों का व्यापक स्थानांतरण था। 15वीं 16वीं शताब्दी जब आप पढ़ते हैं जो कि एक तरह से पुनर्जागरण के आसपास का समय था, नई नई खोजें हो रही थी, नए नए यानी जो नाविक हुआ करते थे वो समुद्री रास्तों के माध्यम से एक से दूसरे देश में जाने का प्रयास कर रहे थे, नए नए देशों की खोज हो रही थी। तो अलग अलग जो कल्चर्स थी, भाई हर देश का एक अलग कल्चर होता है, हर देश का एक अलग खान पान होता है, हर देश की पशुओं की और वनस्पतियों की प्रजातियाँ भी अलग अलग होती है। तो जब लोग एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश में जाना प्रारंभ किए तो कहीं न कहीं उनकी जो संस्कृतियाँ थीं या उनके जो भी रहन सहन के तरीके थे या उनके जो भी पहनावे के तरीके थे, तो कुल मिलाकर के संस्कृति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण हुआ, आदान प्रदान हुआ। गन्ना के बारे में बात करें तो ये भी सबसे पुरानी फसल है और इसे ऑस्ट्रेन और एशियाई व्यापारियों के द्वारा भारत में लाया गया था। और रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ ब्राज़ील का मूल उत्पादन था। प्राचीन काल से ही भारत में कपास और गेहूँ की खेती जो है वो की जाती थी। तो गेहूँ और कपास जो है ये तो आप देखते हैं जब आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो काफ़ी स्थानों पर आपको कपास और गेहूँ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो चूँकि हमारे ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दे रखी थी, यहाँ पे गेहूँ दे रखा था, यहाँ पे कपास दे रखा था, यहाँ पे भी कपास दे रखा था। तो ये जो है प्राचीन ये नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाई जाने वाली फसलें नहीं थी। नवीन विश्व में जो है तंबाकू हो गया, कोको हो गया, रबड़ हो गया, इनकी फसलों को जो है प्रचलन में लाया गया। ये प्राचीन काल से जो है मौजूद नहीं थे। आगे देखते हैं 23वां जो प्रश्न है हमारा, वो है कि किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये मोरेसी कुल के कपड़े से जो है टापा कपड़ा बनाया जाता है। छाल का कपड़ा या टापा जो है ये बुनी हुई सामग्री नहीं होती है। ये मोरेसी कुल जो है उसके सहतूत के पेड़ की छाल से इसको बनाया जाता है टापा कपड़े को। भिगोने और पीटने की प्रक्रिया के माध्यम से इसकी जो छाल होती है उसको सॉफ्ट किया जाता है, नरम किया जाता है और कपड़े पर डिजाइन हल्के भूरे, लाल और काले रंग के पेंट और वनस्पति रंगों के साथ में जो है वो छपे हुए होते हैं। छाल का कपड़ा जो निर्मित किया जाता है वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किया जाता है, जैसे कि कमरे के जो डिवाइडर होते हैं, एक कमरे में से 2 पार्टीशन बनाने के लिए भी इस तरह के कपड़ा यूज़ होता है।
ठीक है। पहनने के कपड़े में भी कभी कभी इसका यूज़ कर देते हैं। फर्श की जो चटाई वगैरह होती है वो भी इस तरह के कपड़े की बनाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी माना जाता है? तो सरसों का जो कह सकते हैं फसल है, उसमें उसके बीजों में तेल की मात्रा अगर बढ़ानी है तो सल्फ़र जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र सबसे उपयोगी एलिमेंट माना जाता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए बुआई से पहले गंधक यानी सल्फ़र जो है पोषक तत्व वाले उर्वरक, जैसे जिप्सम हो गया आपका, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, इन उर्वरकों का, इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सरसों को आमतौर पर राई कहा जाता है, लाही के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह ब्रेसिका समूह के तिलहनों में सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल मानी जाती है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें देखते हैं। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? इरूसिक अम्ल होता है, जो एक मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड के अंतर्गत आता है। इरूसिक ये जो एसिड है, ये कहीं कहीं पर आपको इरूबिक भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ भावनाएं समझनी है, बहुत ज़्यादा उसमें मत जाना। सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई और प्रोटीन पाया जाता है। सरसों के तेल में मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरसों के तेल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है, जो कि तंत्रिका तंत्र को क्या देती है? आराम देती है, ठीक है। सरसों के तेल में एलिल आइसोथियोसाइनेट नाम का एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, जो कि जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो सरसों के तेल की मालिश करने के लिए भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें होता है एलिल आइसोथियोसाइनेट नाम का कंपाउंड, और इस कंपाउंड की वजह से जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो कम होते हैं। यानी सरसों का तेल अगर किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत राहत जो है वो मिलती है। यहाँ से देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है लीमा, पेरू में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हैं जिनसे कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, तो उन सभी को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उष्णकटिबंधीय कृषि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कोलंबिया में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की वर्ष पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, विशेष रूप से मुख्यालय वाले सवाल पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र इंडोनेशिया में है, 1993 में इस्टेब्लिश हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र महत्वपूर्ण है, मैक्सिको में इसका मुख्यालय है, 1943 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र, ये आपका सीरिया में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है ये 1975 में इसकी स्थापना हुई, USA में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर बड़ा महत्वपूर्ण है, नाइजीरिया में इसका जो है ऑफिस है, मुख्यालय है, 1967 में इसको स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान जो है ये केन्या में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लेग्यूना में है, 1960 में इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर, ये नैरोबी में है, केन्या की राजधानी में। और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान, ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काशी लालिमा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा जो है ये भिंडी की प्रजाति मानी जाती है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भिंडी की एक नई किस्म जिसका नाम है काशी लालिमा, इसको विकसित किया। और ये जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। इस भिंडी की सबसे खास बात यह है काशी लालिमा की कि हरे रंग की जगह पर ये लाल रंग की होती है। लालिमा क्योंकि इसके नाम में ही आ रहा है तो ये लाल रंग की होती है। ये भिंडी एंटीऑक्सीडेंट होती है, इसमें आयरन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इस तरीके के जो पोषक तत्व होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है, लाल भिंडी में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल के स्थान पर इसमें क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है, ठीक है। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो ये गन्ना है। गन्ना शुद्ध घास के पोएसी या ग्रेमिनी परिवार से संबंधित है और भारत में ये खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसे 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस के एवरेज टेम्परेचर के साथ साथ गर्म और आर्द्र क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। गन्ने की खेती के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो अनुकूल मानी जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की भी आवश्यकता जो है गन्ने की फसल को
पड़ती है। गन्ना किसी भी मिट्टी में उग सकता है जो नमी बनाए रख सकती है, ऐसी मिट्टी उसमें गन्ने को उगाया जा सकता है। गन्ने के लिए अनुकूलित मृदा जो है वैसे अगर मानी जाए तो वो गहरी समृद्ध दोमट मृदा होती है, जिसमें गन्ने को अच्छी तरीके से उगाया जाता है। मिट्टी को नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से परिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन ये मिट्टी जो है ये ना तो बहुत अम्लीय होनी चाहिए ना ही बहुत क्षारीय होनी चाहिए। फसल के लिए पानी की ज़रूरत अगर हम बात करें तो लगभग 1500 से 2500 mm, ठीक है। ये जो है कुल उगाने की अवधि के दौरान पानी की ज़रूरत के संबंध में बात हो रही है, तो लगभग 1500 से 2500 mm जो है वाटर की इसको ज़रूरत होती है। 28वां प्रश्न है नाइजर, इसको रामतिल भी कहा जाता है। इसकी फसल एक तैलीय फसल है या इसको हम तिलहन फसल के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बीजों में तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो नाइजर या रामतिल की जो फसल होती है इसके बीजों में 37 से लेकर के 47% के आसपास जो है तेल की मात्रा पाई जाती है। ये जो फसल है ये मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है और इसका उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है। बीज में तेल की मात्रा 37 से 47% के आसपास होती है। रुचिकर स्वाद और सुगंधित गंध के साथ में तेल का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है और इस तेल का उपयोग सौंदर्य उद्देश्यों के लिए, शरीर को विलेपित करने के लिए, शरीर पर लेपन करने के लिए, पेंट और मुलायम साबुन बनाने के लिए, इसके अलावा स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग इत्र उद्योग में बुनियादी या फाउंडेशन ऑयल के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम हैं जहाँ पर रामतिल की फसल को उगाया जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो तुलसी के पौधे में पाया जाता है फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। इनकी उपस्थिति के कारण औषधीय एक तरह से कह सकते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। ओसीमम टेनुइफ्लोरम, जिसे ओसीमम सैंक्टम या तुलसी के रूप में भी जाना जाता है, इसके कथित औषधीय गुणों के कारण इसको पौधों की रानी कहा जाता है और प्रकृति की औषधिक जनक के रूप में भी इसका वर्णन किया जाता है। तुलसी में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके अलावा तुलसी एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। तुलसी एक हल्के मूत्रवर्धक और विषहरण एजेंट यानी एंटी टॉक्सिक एजेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, ठीक है, यानी जो जीवाणु संक्रमण होता है उससे भी ये बचाने का काम करती है और जलन वलन जो होती है अगर जैसे आपके, तो उससे भी इससे राहत मिलती है। तुलसी के पत्तों में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व जो होता है ये श्वसन प्रणाली के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तुलसी एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर है। तुलसी का पौधा 24 घंटे में करीबन 12 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ये पौधा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को सोखने का काम भी करता है। अब आज का अंतिम प्रश्न है, कुछ फल हैं और इनके सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से स्टेट हैं वो आपको बताना है। आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है, लीची का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, नारियल केरल में और सेब का उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आज का सेशन आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। क्लास अगर पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। यही एक रिक्वेस्ट अंतिम समय में मैं आपसे करता हूँ, जब भी वीडियो ख़त्म होता है बीच में कोई भी फालतू बात आपसे नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है आपका समय महत्वपूर्ण है और इसको किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए कि मैं आपसे इधर उधर की बातें करता रहूं। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी बातें आपको बताई जानी चाहिए, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बात की जाती है। इसके अलावा सिर्फ अपने जो कंटेंट है या जो भी चीज़ें मुझे आपको प्रोवाइड करनी है उन पर ही बात होती है। तो इस वजह से बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैं कभी भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, न कभी आपको लाइक करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें लोग कहने से नहीं करते। चीज़ें अगर लोगों को पसंद आती हैं, किसी की हेल्प होती है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी किसी को ज़रूरत है वो उसको मिल जाए, तो वो स्वतः ही इन सारी चीज़ों को कर देता है। लेकिन अगर आपको लगा करे कि ये चीज़ बढ़िया है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्प कर रही है, एग्ज़ाम में भी हमारे काम आ सकती है, तो इसको शेयर ज़रूर जो है किया कीजिए, एक उत्तरदायित्व के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बिना किसी शुल्क के ऐसे ही प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है और बिल्कुल भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।